मैं भूल चुका था कि मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था या एनडीए की तैयारी कर रहा था, कि जीवन का क्या मेरा लक्ष्य है। सब लोगों को फेस करने का पता नहीं, हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी। इस चीज़ों से डर सी लगने लगी थी कि कुछ मैं गलत किया हूँ। वो 580 मार्क्स आते थे और मेरे नंबर 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, लगातार रिवीजन 15 घंटे करने के बाद भी मेरे नंबर आए 380 नंबर। अभी काफ़ी लोग का ऐसा होता है कि काफ़ी लोग का तैयारी अच्छी होती है, लेकिन वो लास्ट टाइम पे आके अपनी होप खो देते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता मुझे करना क्या है। नहीं, अगर आप कर रहे हो तो ये गलत डिसीजन है आपका। आपके पास बचा कितना है? फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 3 से 4 महीने बचे हुए थे नीट की तैयारी के लिए, और आपका हो नहीं पाएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार पांडे आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं अपने कहानी को 3 खंड में बताऊंगा। सबसे पहला खंड होगा जिसमें मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, सेकंड खंड होगा जिसमें अपने स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा, और थर्ड खंड होगा जिसमें मैं आपको क्या करना चाहिए नीट से रिलेटेड, आप लास्ट के 30 दिन में क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। मेरा जन्म बनारस के पास एक छोटे से गांव भगवानपुर में हुआ था। मेरे दादाजी जो पेशे से कृषि का कार्य करते थे, और मेरे पिताजी थे जो, हम मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, और आप जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में कंपटीशन कोई छात्र नहीं देता, उसका पूरा परिवार देता है। तो इसलिए हम आपको परिवार के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाएंगे और बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया, मेरे दादाजी जो कृषि का कार्य करते थे, और उस समय मेरे पिताजी थे, और मेरी जो बड़ी माता थी जी, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ करता था, कार्डियक में दिक्कत आया करती थी, हार्ट में दिक्कत आया करती थी। तो पास के पास एक डॉक्टर हुआ करते थे, उनके पास जाके रिक्वेस्ट किया करते थे। मेरी दादी जी बहुत जाके रिक्वेस्ट किया करती थी, बट वो नहीं मानते थे, कभी बहुत ज़्यादा भाव खाया करते थे और ऐसे किया करते थे। तो ऐसा हुआ कि मेरे दादाजी का मन था कि वो अपने किसी बेटे को एक डॉक्टर बनाए। तो वो दादाजी से बोलती है, मेरे पिताजी का 10वीं पास हो गए थे, तो उनसे कहा कि दादाजी के पास कहा कि एक डॉक्टर के पास रखवा देती हैं। पिताजी मेरे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत सीखते हैं, सीखते-सीखते देखते हैं, तो उनको उसमें मज़ा भी आने लगता है, क्योंकि वहाँ पे पहली बार देखते हैं कि डॉक्टर एक ऐसा इंसान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको ओहदा मिलता है, लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है। तो वहाँ पे सीखते रहते हैं और उनको होने लगा कि हाँ, उनको भी डॉक्टर बनना है। और उतनी आय थी नहीं कि मेरे दादाजी उनको तैयारी करा पाएँ या उनको और अच्छी सुविधा दे पाएँ, जो कि मेडिकल एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए हेल्पफुल हो पाए। तो ऐसे पिताजी वहाँ पे करते रहते हैं, और ऐसे 12th पास करते हैं, 12वीं की परीक्षा देते हैं, और फिर से वहाँ 2 साल करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। वो रात में काम किया करते थे, रात में वहाँ नाइट शिफ्ट हुआ करती थी, डॉक्टर के पास जाके काम किया करते थे, और दिन में अपना पढ़ाई किया करते थे। साथ में दादी के साथ कृषि में भी काम किया करते थे। पिताजी का सिलेक्शन हुआ, बट वो एमबीबीएस में ना होके बीएमएस में हुआ। वो साथ में पढ़ाई करते गए, घर का खर्च भी देखते रहे और साथ में पढ़ाई करते गए। जिसके साथ वो प्रैक्टिस किया करते थे, जिन डॉक्टर के पास देखा रहा करते थे, तो वो पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर थे। तो पिताजी का भी मन था, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके थे, तो उनका भी मन था कि वो पेडियाट्रिक्स का डॉक्टर बने। तो बाद में बन तो नहीं पाए, बट उन्होंने डिप्लोमा किया और आज पेडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं। ये रहा मेरा बैकग्राउंड। अब मैं आता हूँ अपने कहानी पे। मैं क्लास 1 से लेकर 5 तक अपने गाँव के पास में ही एक स्कूल था, वहाँ पे पढ़ाई किया करता था, जो कि छोटी सी स्कूल थी, बहुत ज़्यादा फीस नहीं थी, गाँव के पास था। हमारी उतनी कंडीशन भी नहीं अच्छी थी कि हम अच्छा कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे घर में पढ़ने वाले हुआ करते थे, और खर्च ज़्यादा थे और कमाई कम थी। तो हम पास के स्कूल में पढ़ा करते थे 1 से 5 तक। हमारे कज़न्स थे, सब थे, तो उनके नंबर ज़्यादा आया करते थे। मैं शुरू से थोड़ा-सा डमी बच्चा रहा करता था, या तो यूँ कह लीजिए कि भाई ज़्यादा मेहनत नहीं किया करता था। तो 1 से 5 तक में 40 बच्चों का क्लास हुआ करता था। उसमें मेरा रैंक 35 से 40 के बीच में ही आया किया करता था। ऐसे ही चलता गया, क्लास 5 हुआ, क्लास 5 में मैं फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पिताजी उस स्कूल से निकाल के दूसरे विद्यालय में डालना चाहें, सोचे कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती अच्छी, इसलिए कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिए। और हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी-थोड़ी सुधरने लगी थी, क्योंकि पापा की बीएमएस की कंप्लीट हो चुकी थी, अब वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके थे। तो ऐसे गया मैं, लेकिन तब मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि मेरे जो कज़न्स थे वो सब पास किया करते थे, उनका लगातार टॉप 4 में, टॉप 5 में आया करते थे, और मेरा हमेशा पीछे ही नंबर आया करता था। तो नए स्कूल में गया, वहाँ पे मुझे भी थोड़ा-सा ठेस लगा, अंदर से वो हुआ कि मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो तब से मैंने मेहनत स्टार्ट किया, क्योंकि पहले मैं मेहनत नहीं किया करता था, मैं काम को चोरी किया करता था, और अब जब मैं गया तो फिर से मेहनत स्टार्ट किया, और पहला ही टेस्ट हुआ वहाँ पे, और मेरा अच्छा रैंक आया, फर्स्ट रैंक आया उस टेस्ट में, मैथ का टेस्ट था, और मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया। तब से मैं लगातार स्ट्रगल करता गया, लगातार पढ़ाई चालू करता गया। मुझे लग रहा था अगर ज़्यादा आईक्यू नहीं है तो फिर मैं मेहनत से उसको चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ कर सकता हूँ, और तब से मैं लगातार हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगा। स्टार्टिंग में तो नहीं जीत पाता था, बट बाद में मैंने उसको करने लगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के भी मैंने साइंस ओलंपियाड जीता। क्लास 10th ऐसे बीतता गया। क्लास 10th में मेरे 10 सीजीपीए आए,
उसके बाद मैंने 11th और 12th के लिए पिताजी से आग्रह किया कि अब हम आगे जाके बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। तो पिताजी ने बनारस में ही एक कोचिंग हुआ करता था कोटा पॉइंट, वहाँ पे जाके एडमिशन करा दिया। हम वहाँ पे जाया करते थे, बट मेरा मन जो था, इसी बीच मेरे एक दोस्त थे, उनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया था, तो एनडीए में जा चुके थे और उस समय मुझे वायुसेना को लेके एनडीए से विंग कमांडो के तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था और मैं घर पे बता नहीं सकता था और मुझे लगा ऐसा कि हाँ बताएंगे तो शायद उनको वो हो, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में जाऊँ। तो मैंने क्या किया, एनडीए के वहाँ पे जाने लगा। पिताजी ने पैसा देते गए कि वो नीट की तैयारी करा पाए। मैं उस पैसे का एनडीए के लिए तैयारी करने लगा। वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग सीखने लगा, एनडीए की जो मैथ और जीएटी का पेपर होता है उसके लिए तैयारी करने लगा और मैंने नीट का अपना लक्ष्य भूल गया। तो क्या हुआ कि मैं आगे जाता हूँ, अप्रैल के महीना था जब 12th पास हो गया, तो 12th के साथ मैंने दिया और मैं एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा मैथ का और जेट का दोनों का पेपर क्लियर हो गया। बट उसके बाद जब नीट का पेपर हुआ तो मेरे नंबर आए बस 380। मैं एक प्रकार से खुश भी था क्योंकि मेरा जो नेट का था पेपर, जो एनडीए का पेपर था वो तो सही निकल गया, बट कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि घर पे क्या जवाब देंगे, किस तरीके से पैसे आए और उसको यूटिलाइज किया जा रहा था, किस तरीके से फैमिली चला रहे थे घर वाले, और मुझे एक होप रखे हुए थे कि आगे चल के मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मेरी मेहनत कहीं और यूटिलाइज हो रही है। तो मैं क्या किया, उसको करता गया, लेकिन जब मैं पहली बार उसमें उसके इंटरव्यू होता है उसके पहले स्टेज में बैठा, बट वहाँ से मेरे लिस्ट में नाम नहीं आया। तो मैं फिर से हार गया था। उसके बाद फिर पिताजी से मैंने बोला कि सर यहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो मुझे कहीं और जाना है। मैं लगातार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लगातार बहाना बनाता गया। तो पिताजी ने बोला कि ठीक है, आपको कोटा भेजता हूँ, और मुझे कोटा भेज दिया। मैं था और मेरा कजन था, हम लोग कोटा चले जाते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए। बट वहाँ पे भी मैं कुछ दिन तो अच्छे से पढ़ाई किया, कोचिंग के टेस्ट देने लगा, अच्छे नंबर आने लगे, क्लास में मैं हमेशा टॉप 10 में आने लगा। बट फिर से मुझे जब एनडीए का फॉर्म निकलने लगा तो मुझे लगा कि थोड़ी सी तो रह गई थी कमी, उसको दूर करके एक बार फिर से देते हैं। और फिर से मैं भूल गया कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने किस लिए भेजा है, और न तो मैं पेरेंट्स को बताना भी नहीं चाहता था, एक झूठी होप देना भी नहीं चाहता था उनको। तो फिर मैंने फिर से तैयारी चालू कर दी ऑनलाइन। वहाँ पे मैं कोचिंग से आया करता था स्टार्टिंग में, तो रूम पे अपने सिंगल रूम ले लिया, वहाँ पे रूम बंद करके अपनी पढ़ाई किया करता था और एनडीए की पढ़ाई किया करता था। लोगों को लगता था कि मैंने नीट की कर रहा हूँ। फिर मैं वहाँ पे दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट पेपर भी जो इंटरव्यू का होता है वो निकल गया, बस सेकंड में फिर से नहीं हुआ। वहाँ पे 2 राउंड होते हैं, फर्स्ट में पर्सनली क्वेश्चंस पूछते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है। सेकंड जो राउंड होता है उसमें टीम बना के देते हैं, ग्रुप डिस्कशन ये सब होता है, बट उसमें मेरा नाम नहीं आया। इस बार मैं टूट चुका था क्योंकि अब 2 से 3 साल हो चुके थे, घर वाले का लगातार होप बढ़ता जा रहा था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। जिसलिए मैं अपने जो ड्रीम बना के रखा था, जिसके लिए मेहनत किया जा रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा था और एट लास्ट में उसमें भी फेल हो गया। मैं घर आ गया। उस साल मैं नीट का पेपर दिया, मैंने सेंटर बनारस से लिया था, तो नीट का पेपर दिया, उसमें नंबर मेरे आए 403 नंबर। 403 नंबर। अब घर वाले भी थोड़ा-सा प्रेशर देने लगे, घर वालों को भी शक होने लगा कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बट उन्हें पापा जी ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला ठीक है एक बार और अटेम्प्ट ले लो। बट मेरा मन नहीं हुआ करता था। तो पास में ही मेरा एक दोस्त हुआ करता था हिमांशु, वो भी तैयारी कर रहा था नीट का। तो ऐसे करते-करते मेरा जनवरी बीत गया था, कुछ ही टाइम बचा हुआ था, तो मैं उसके साथ रह के तैयारी करने लगा। और इस बार मुझे अंदर से चोट लग चुकी थी कि हाँ, मैं शायद गलत कर रहा हूँ। जो पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मिडिल क्लास की फैमिली जो होती है उसमें कोई एक कैंडिडेट होता है वो परीक्षा की तैयारी नहीं करता, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली तैयारी करती है। उसकी माँ, उसके पापा बहुत कुछ त्याग किया करते हैं। वो चीज़ मुझे लग गया अंदर से। जब मैं घर पे रहा 2-3 महीना देखा, एनालाइज़ किया कि किस प्रॉब्लम से कैसे-कैसे किया जाता है। तो फिर मैंने उनके साथ तैयारी चालू किया और ऐसे ही करके नीट दिया और नीट में मेरे नंबर आए 585, जो कि कट ऑफ 600 के पार हुआ करती थी। बहुत मामूली नंबर से मेरा रह गया। मैं तो अंदर से दुखी था क्योंकि इस बार मैंने अच्छे से मेहनत किया हुआ था, बट नहीं हुआ। तो फिर मुझे कई लोगों से मैंने पूछा, कई लोगों ने राय दिया कि बीएमएस का जो फ़ील्ड है, आयुर्वेदा का जो फ़ील्ड है, वो भी अच्छा है। तो मैंने भी अब और ज़्यादा दूसरों को होप नहीं देना चाहता, फैमिली वालों को होप नहीं देना चाहता था, क्योंकि वैसे भी 3 से 4 साल हो चुके थे। तो मैंने क्या किया, बीएमएस में एडमिशन ले लिया। बीएमएस में एडमिशन तो ले लिया, वहाँ पे गया, अच्छे से रहा और कॉलेज की जितनी पार्टियाज़ होती थी, ये सब में लीन हो गया और मैं भूल चुका था कि मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था या एनडीए की तैयारी कर रहा था, कि जीवन का क्या मेरा लक्ष्य है, वो सब मैं भूल चुका था और एक नॉर्मल सी लाइफ़ जीने लगा जैसे कि सब बच्चे जिया करते हैं और कॉलेज में इंडल्ज हो गया। बट एक बार क्या हुआ, मकर संक्रांति की छुट्टी पड़ती है, मैं कॉलेज से घर आता हूँ, कॉलेज मेरे पास में ही था, प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में लिया हुआ था मैंने बीएमएस। तो वहाँ से घर आता हूँ, घर पे आता हूँ, तो घर पे मैं 5-6 दिन रुकता हूँ, तो ऑब्ज़र्व करता हूँ ये कि जो मेरे फैमिली थे, खासकर जो मेरे पिताजी थे, उनका जो ड्रीम था वो ये चाहते थे कि वो एक बीएमएस डॉक्टर है, वो एमबीबीएस नहीं किए थे, तो वो ये चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूँ। वो चीज़ें मुझे साफ से दिखता था। मैं एक बार पापा के साथ उनके क्लिनिक जाता हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ कि उनके एक दोस्त हुआ करते थे, पापा के काफ़ी दोस्त थे, जिनके बेटे या तो बीएमएस
करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे थे या फॉरेन जाके एमबीबीएस कर रहे थे, वो ताना मारा करते थे। मैंने एक बार गया देखा, पिताजी के एक दोस्त थे, वो बोलते हैं, "अरे कोई बात नहीं, आपने बीएमएस किया हुआ है, आपका बेटा भी बीएमएस करेगा, आपकी ऐसे चलती रहेगी।" वो चीज़ मुझे इंडल्ज कर गया, वो चीज़ें मुझे हर्ट कर गया। मैं उसी दिन जाता हूँ, 15th ऑफ जनवरी को मकर संक्रांति होती है, ये बात 14th की थी और मैं 14th को ही वापस कॉलेज चला जाता हूँ, मैं मकर संक्रांति नहीं मनाता। वहाँ जाता हूँ, अब की बार जब मैं कॉलेज लौटा था, तो वो मस्तमौले अंदाज में नहीं गया था, इस बार मैं सीरियस होके गया था। मैं सबसे पहले जाके वहाँ पे अपने दोस्तों का साथ छोड़ के एक सिंगल सा रूम लेता हूँ। वहाँ पे कॉलेज करते-करते सुबह से 9 बजे से लेके 4 बजे तक कॉलेज जाया करता था, उसके बाद तैयारी स्टार्ट किया। पर फिर मुझे एनालाइज़ हुआ कि ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं 10 दिन का टाइम बीत चुका था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मुश्किल से 1 या 2% ही सिलेबस कर पाया था। फिर क्या हुआ, मैंने अब बहुत सारे टीचर्स से वहाँ पता किया, प्रोफ़ेसर्स जो हुआ करते हैं, उनसे बोला, "सर अगर आप अटेंडेंस में कुछ छूट दें दें और अटेंडेंस अगर हो पाए, उसकी ना हो पाए, दिक्कत ना हो, तो फिर मैं यहाँ पे तैयारी कर सकता हूँ सर।" बट उन्होंने मना किया और उन्होंने राय भी दिया कि अगर आप 2 नाव पे एक साथ ही सवार होगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। डिमोटिवेट सा किया, मुझे बेकार सा लगा। मुझे लगा अब क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या? और मैं घरवालों को ये सब बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि झूठी होप देना या एक होप देना, क्योंकि मैं पहले भी बहुत काफ़ी झूठ बोल चुका था। एक बार फिर से होप देना और अगर एक बार होप टूट जाती है, तो बहुत दिल टूटता है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे जाने लगा, तैयारी करने लगा। क्लास जाना मैं छोड़ दिया। इस बार मैंने सोचा था अपना 100% दूँगा, जो होगा उसको देख लेंगे। मेरे वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, उनसे बात किया, उन्होंने भी मना कर दिया, "नहीं, अगर आप कर रहे हो तो ये गलत डिसीज़न है आपका। आपके पास बचा कितना है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 3 से 4 महीने बचे हुए थे नीट की तैयारी के लिए और आपका हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका नंबर अभी 300 आ रहा है, आपको चाहिए 600 प्लस।" फिर भी मेरे अंदर इस बार ज़िद आ गया था और सबसे बड़ी बात ये आ गया था कि मेरे पिताजी का अपना चेहरा दिखने लगा था। वो चीज़ें जो मेरे वजह से उनको बेइज़्ज़ती सी महसूस कराई जाती थी। तो फिर क्या हुआ, मैं अपने वहाँ जाता हूँ अकेले इस बार, न तो मेरे साथ, न तो मैंने किसी दोस्त को बताया, न तो मैंने अपने परिवार को बताया, किसी को नहीं बताया। जो मुझे पैसे मिला करते थे कि बीएमएस कॉलेज के लिए, उससे मैंने कुछ-कुछ किताबें खरीदा, कुछ-कुछ नोट्स खरीदे, टेलीग्राम के नोट्स लिए, क्योंकि जो मेरे किताब से जो मैं तैयारी के लिए बनाया हुआ था पहले 1-2 सालों में थोड़ा बहुत जो बनाया था, वो मैंने बेच चुका था। क्योंकि मैं सोच लिया था हाँ, बीएमएस ही मेरा अल्टीमेटम ये जो लक्ष्य है वही हो गया है। तो फिर क्या किया, मैंने इकट्ठा किया, मैंने टेस्ट दिया, जो मेरे दोस्त पहले से स्टार्ट कर चुके थे तैयारी, सितंबर में ही तैयारी कर चुके थे स्टार्ट, उनके जब टेस्ट दिया उन्होंने, वो 580 मार्क्स लाते थे और मेरे नंबर 10 दिन प्रैक्टिस करने के बाद, लगातार रिवीजन 15-15 घंटे करने के बाद भी मेरे नंबर आए 380 नंबर। अब मुझे नहीं समझ में आया था मुझे करना क्या है? फिर मुझे पता चला कि कानपुर में कोचिंग है न्यूलाइट करके, वहाँ पे जाएँगे तो वहाँ काफ़ी टेस्ट दिया जाता है, वहाँ जाएँगे तो शायद टेस्ट से इम्प्रूव कर पाएँ। मैं बिना घर पे बताए, बिना किसी को कुछ बताए, कॉलेज से ही अपना 2 बैग उठाता हूँ, कुछ कपड़े उठाता हूँ, चला जाता हूँ न्यूलाइट, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लेता हूँ, एक छोटा-सा मकान रूम पे रेंट लेता हूँ और पढ़ने लगता हूँ। इस समय इतना ज़्यादा टूट चुके थे अंदर से कि काफ़ी करेज चाहिए होता था, मैं किसी से बातें शेयर भी नहीं कर पाता था। लगातार टेस्ट देता गया, 380 नंबर, 390 नंबर के ऊपर नहीं बन पा रहा था। दिन याद है मुझे, वो दिन था 2 मार्च की। 2 मार्च का दिन था, नीट के बाकी हुए थे, बस बचे हुए थे, गिने-चुने दिन बाकी हुए थे और मैंने टेस्ट दिया, ऑल इंडिया सिलेबस का टेस्ट था, उसको मैं देने गया, मेरे नंबर आए 430 नंबर और जो मेरे दोस्त पहले से तैयारी किया करते थे, उनके नंबर आते थे 630, 640 नंबर। तो मुझे अब समझ में नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ, कि अगर मैं नहीं कर पाया, अगर मैं जो एमबीबीएस का कर रहा हूँ, ना बिना किसी को समझाए, बिना किसी को बताए, मैं ये जो कर रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ मेरा, तो वहाँ से तो एक तो बीएमएस का मेरा बैक लग जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो प्रोफ़ेसर थे वो सही किया करते थे, हम 2 चीज़ एक साथ नहीं कर सकते और मैं यहाँ पे हार मान चुका। मैंने अपने रूम में आया, सब सामान समेटा और वापस जा रहा था, वहाँ ऑटो स्टैंड तक गया, ऑटो लेने गया, लेकिन फिर से मेरा मन माना नहीं और फिर से मैं ऑटो स्टैंड से जाके फिर से वही बातें याद आने लगी, पिताजी का चेहरा याद आने लगा, घर का चीज़ें याद आने लगा और फिर से मैं वापस आ गया। उस दिन क्या किया, मैं सबसे पहले आया, अपने रूम का चारों तरफ से पैक किया, रोशनदान से लेके सब कुछ पैक किया और मैं 7 दिन के लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन हो गया। मेरे मेस में वहाँ पे सुबह नाश्ता मिला करता था 6 टू 7 ओ क्लॉक, मैं उसको स्किप करने लगा। दोपहर का लंच स्किप करने लगा, या तो किया करता था तो उस टाइम जाया करता था जब किसी से मेरा मुलाकात ना हो, क्योंकि अब लोगों को फेस करने का पता नहीं, हिम्मत ही नहीं हुआ करती थी। इस चीज़ों से डर सी लगने लगी थी कि कुछ मैं गलत किया हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, मैं 7 दिन तक लगातार 15-15 घंटे पढ़ा करता था। शाम को 7 बजे बैठता था, सुबह 7 बजे तक पढ़ने लगा था और ये जो 7 दिन का जो मैंने ब्रेक लिया था, इसमें मैंने एनसीईआरटी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा, इतने अच्छे से तरीके से पढ़ा, जब मैं ये दिन था नियरली लास्ट वीक ऑफ द मार्च चल रहा था, उसमें जाके मैंने जब टेस्ट दिया, तो मेरे नंबर आए 620। आज जाके मुझे सैटिस्फाई लगा
कि मैंने जो 1.5 महीना पहले जो मेरे 300 नंबर आया करते थे, अकेले सपोर्ट पे मैं 600 पे पहुँच गया और जो मेरे दोस्त जो पहले से तैयारी किया करते थे, उनके भी 600 प्लस ही आया करा करते थे। उस दिन मुझे अच्छा लगा, उस दिन लगा कि आज जाके मैं अपने फैमिली को बता देता हूँ, शायद वो खुश हो जाएँ, क्योंकि अंदर से लग रहा था, बार-बार मुझे अपने आप को ब्लेम कर रहा था। तो मुझे लगा बता देना चाहिए, लेकिन फिर मैं अपने आप को कंट्रोल किया और ऐसे टेस्ट लगातार देते गया और ऐसे टेस्ट देते-देते मैं पढ़ते गया, नीट का दिन भी आ गया। उस कोचिंग में 6 से 5 से 6,000 लोग टेस्ट दिया करते थे। लास्ट में इतनी मेहनत किया कि वहाँ पे मेरा 5th टू 6th रैंक भी आ गया था। बट थोड़ा-सा अंदर से डर बना हुआ था, नीट का दिन भी आ गया, काफ़ी डर लग रहा था, किसी से मैं शेयर नहीं कर पा रहा था बातें, क्योंकि दोस्तों को बताया नहीं था, परिवार को बताया नहीं था। टेस्ट देने चला जाता हूँ, नीट का एग्ज़ाम देता हूँ, नीट सेंटर पे जाता हूँ, बट अंदर से एक डर सा लगा रहा था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कुछ कम भी हो गए। तो मैं जाके देता हूँ और दे के आता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ना हो पाए और अंदर से काफ़ी डर लग रहा था और एक-एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो गया था। जब नीट का पेपर दे के आया और रिज़ल्ट आने के बीच में एक-एक सवाल मिलाता जाता था, कोई गलती होता था, एकदम हार्ट बीट एकदम तेज़ हुआ करता था। लास्ट में मैंने जब टोटल मिला लिया तो मेरे 620 नंबर बन रहे थे। बाद में उसको कई बार मिला, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये कर पाया हूँ कि 600 प्लस नंबर आ गए हैं और मुझे गवर्नमेंट सीट मिल सकता है। मैंने उसको कई बार मिलाया। मिलाने के बाद जब मैंने देख लिया आइलन के आंसर की आई, रीजनल्स के आंसर की आई, उसको मिलाया, तो बाद में मुझे लगा हाँ, आ गया है। मेरे पापा को फ़ोन करता हूँ, खुशी में एकदम ठिकाना ही नहीं रहता कि हाँ, जो मैं कर पाता था वो कर लिया। यस अभिषेक, यू कैन डू इट एंड यू हैव डन इट। तो फिर मैंने तुरंत पिताजी को फ़ोन करता हूँ, रात का 10 बज गया होता था, 10 से 11 बज गया होता, फाइनल आंसर की आ चुकी थी बहुत सारे कोचिंग्स की। तो वहाँ पे मिलाता हूँ, पिताजी को फ़ोन करता हूँ, हाँ पिताजी मैंने इस बार भी नीट दिया था और मेरा 620 आ गया। पिताजी थोड़ा नींद में रहते हैं, वो कहते हैं किसका हो गया? कौन नीट दिया था? उनको समझ में नहीं आता एक बार में, क्योंकि वो भी होप खो चुके थे। सबको पता चल गया था कि मैं बीएमएस कॉलेज कब तो एन्जॉय कर रहा हूँ और वही मेरी डेस्टिनी बन चुकी है। तो वो फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ, उनको दोबारा बताता हूँ, वो मुँह के उठते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हारा हुआ? वो भी एकदम खुशी से वो झूम उठते हैं और अगले 2 से 3 घंटा लगता है उनको, वो मेरे हॉस्टल में पहुँचाते हैं। जैसे मैंने बताया मेरे घर के पास में ही था मेरा कॉलेज और उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि असली नीट का मोटिवेशन क्या था मेरे लिए। हाँ, अगर आप भी इस समय आपके पास कितने दिन बाकी हैं? 30 से 40 दिन बाकी हैं। अगर आप भी अपने आप देखोगे, अपने फैमिली की स्ट्रगल्स देखोगे, अपनी चीज़ों को देखोगे, तो जो इस समय आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, अभी काफ़ी लोग का ऐसा होता है कि काफ़ी लोग का तैयारी अच्छी होती है, लेकिन वो लास्ट टाइम पे आके अपनी होप खो देते हैं। लास्ट टाइम पे आके उनको कभी एक टेस्ट खराब हुआ, कभी दूसरे कोचिंग पे शिफ्ट किए, अलग-अलग चीज़ों पे शिफ्ट करने से कोई नहीं होगा। अगर आपको हमेशा मेहनत की है, आपने 3-4 महीना अच्छे से मेहनत किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपका होगा। आप एक जगह कांस्टेंट रहें। सबसे बड़ी बात है कि अपने माइंड को आप चिल्ड रखें। अपने माइंड को आप ज़्यादा डाइवर्ट ना करें, क्योंकि आपके आस-पास काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो आपको हमेशा बताते रहेंगे, ये क्वेश्चंस मत करो, ये करो, नए बुक सॉल्व करो, ये कोचिंग में तो ऐसा क्वेश्चन आया, तुम्हारे कोचिंग में नहीं आया। हमें वो सब चीज़ों से हटना है। हमें अपने आप को देखना है, अपने आप का एनालिसिस करना है, नीट के एनालिसिस करना है, नीट के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, उस चीज़ों का एनालिसिस करना है। अगर ऐसा आप करते हैं, तो आप लास्ट के दिनों भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं इन दोनों रहा करता था, अकेले रहा करता था और तैयारी किया करता था, तो मैंने बीच में एक लाइन लिखा हुआ था कि लिखा जो हाथ के लकीरों पे कि लिखा जो हाथ के लकीरों पे, बदल उसे भी हम देंगे, माना माना कि बनाता बिगाड़ता वह होगा। कि माना कि बनाता बिगाड़ता वह होगा, पर मजबूर उसे भी हम कर देंगे। अरे कब तक रूठेगी? अरे कब तक रूठेगी तकदीर हमारी हमसे, माँगा जो ना मिला, छीन उसे भी हम लेंगे, छीन उसे भी हम लेंगे। तो अब आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट का 30 दिन है, आप अच्छे से चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए। क्वांटिटेटिव मेहनत आप तो कर चुके हैं, अब टाइम है क्वालिटेटिव मेहनत करने का, क्वालिटी मेहनत करने का। आपको चीज़ों को कितनी जल्दी रिवीज़न कर पाते हैं, उसका मेहनत करने का, उस पे काम करने का। क्योंकि अभी ऐसा है कि जो काफ़ी लोग मेहनत कर चुके हैं, काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं और अभी अगर लूज़ हो गए, तो वो भी अपने रैंक से काफ़ी पीछे हो जाएँगे। अगर आप सही से मेहनत नहीं किए हुए हैं और अब भी सही से करने लगे, फ़ोकस हो गए, डायरेक्शन वे में एक तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ते हुए करते गए, तो आप आगे निकल सकते हैं। फाइनली जब नीट का रिजल्ट आता है, मेरा फिजिक्स में 170 आउट ऑफ 180 आता है, जो कि मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था। लेकिन मैंने बताया था ना आपको वो 1 हफ्ता जिसमें मैं एनसीईआरटी पे शिफ्ट किया था और पूरी एनसीईआरटी किया था और मेरे नंबर जो थे 480 से डायरेक्ट 600 प्लस चले गए थे, उसने काम किया। 170 मार्क्स आए थे मेरे 180 आउट ऑफ फिजिक्स, 154 आए थे केमिस्ट्री में। मैं बैक कर गया था बायो में, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था और मैं चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं, मतलब उतना टाइम नहीं था कि मैं चीज़ों को पूरा पढ़ पाऊँ, पूरा रिकॉल कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी गैप हो चुका था मुझे पढ़ने में। तो बायो में मेरे 292 मार्क्स थे, ओवरऑल मेरे मार्क्स आए 416 और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि फिजिक्स में जिसको आप बहुत ज़्यादा डरते हो, उसको भी कम मेहनत के द्वारा, अच्छे से क्वालिटी मेहनत के द्वारा आप 170 तक भी मार्क्स ला सकते हो। आपको करना क्या होगा? आपको देखना होगा पेपर आ कहाँ से रहा है।
आपको देखना होगा कि पूरे अगर आप देखोगे, मैं यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट किया था पांडे MBBS करके, वहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। वहाँ पे आप जब देखोगे केमिस्ट्री के पूरे जितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, एक इंटेक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए हैं वो आ रहे हैं, तो आप उसको देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और आप NCERT पे स्टिक हो सकते हो। ऐसे अभी मैं फिजिक्स का भी बना के डालूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे लास्ट के कुछ दिनों में अच्छा से क्वालिटी मेहनत करके कैसे आप पहुँच सकते हो। तो लास्ट में आपको यही कहूँगा, बी पॉजिटिव, छोटी छोटी गलतियाँ मत करना, एग्जाम के टाइम से पहले पहुँचना, OMR में गलती मत करना। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप टेस्ट सीरीज लेके कर रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग में कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करो, OMR पे प्रैक्टिस करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ आता रहता है और आप OMR गलती भर के आ जाते हैं और आपका सपना टूट जाता है, एक साल के लिए फिर से आप पीछे हो जाते हैं और पता नहीं उसमें कितने इंसिडेंट्स होंगे। कॉलेज में लेट नहीं पहुंचना, जो भी सेंटर है उस पर लेट नहीं पहुंचना है, लेट होने की वजह से भी काफ़ी लोग का नीट छूट जाता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके जाना है, अगर आपका दूसरे जगह पे सेंटर आया हुआ तो उसको पहले पहुंच जाना है। तो चीज़ें को छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी मेहनत को बेकार कर सकती हैं, आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी बस मेहनत नहीं लगी है, इसके पीछे आपकी पूरी फैमिली की मेहनत है और पूरी फैमिली की होप है। जय हिंद दोस्तों।